सिविल डिफेंस फोर्स और दिमागी नक्सल पर चोट। लाल किले से नरेंद्र मोदी के इन दो आइडियाज के पीछे क्या विशुद्ध चुनावी गणित छिपा है? जेनजी का आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ था और मोदी फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने जा रहे हैं। तमाशा सोशल मीडिया पर मचा और मोदी 1 करोड़ यूथ को एआई की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। लाल किले से मोदी के भाषण के 75 मिनट क्या गेम बदलने वाले हैं? क्या गेम के रूल अब मोदी तय करने वाले हैं? 75 मिनट में मोदी के कितने वोट बढ़े? प्रधानमंत्री के 15 अगस्त वाले भाषण का पॉलिटिकल विश्लेषण दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त से चुनाव शुरू कर दिया? क्या मोदी ने लाल किले से वोटों की गिनती चालू कर दी? लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के नीचे 75 मिनट के भाषण में मोदी के कितने वोट बढ़े? 23,59,74,144। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को इतने वोट मिले थे और लोकसभा में सीटें मिली थी 240। 29 के चुनाव में नरेंद्र मोदी इससे बहुत आगे जाना चाहते हैं। 29 में मोदी बहुत सारे वोट और बहुत सारी सीटें ऐड करना चाहते हैं। 50% वोट और 2/3 सीटें, ये मोदी का टारगेट है। 24 में बीजेपी एनडीए को 43.8% वोट और 54% सीटें मिली थी। 24 में जो नहीं हो पाया, मोदी उसे 2029 में पूरा करना चाहते हैं। जंतर मंतर के बाद बदले हुए सियासी माहौल में बहुत से लोग मोदी के पॉलिटिकल फ्यूचर को शक की नजर से देखते हैं। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने सबको जवाब दिया। 29 जीतने के लिए मोदी एक नया अलायंस बना रहे हैं। MY, M मतलब महिला, Y मतलब युवा। M में आधी आबादी है यानी 50% और Y में बचे हुए वोट का 25% हिस्सा है। नरेंद्र मोदी ने आज सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट यानी यूथ पर किया। वही यूथ जिसे इन दिनों जेनजी पुकारा जा रहा है। मोदी इसी जेनजी की ताकत का इस्तेमाल करके एक नई फोर्स बना रहे हैं, सिविल डिफेंस फोर्स। सबसे पहले लाल किले से प्रधानमंत्री का ऐलान सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। आज युद्ध सीमा के अंदर, कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप। इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। नरेंद्र मोदी संघर्ष से प्रधानमंत्री बने। संघर्ष उनके डीएनए में है। नरेंद्र मोदी संघर्ष बंद नहीं करेंगे, वो लड़ते रहेंगे। 2029 के चुनावी मैदान में भी जीत के लिए उतरेंगे। प्रधानमंत्री ने पहले चैलेंज गिनाए, फिर अपना समाधान बताया। इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे। आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे। आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। सिविल डिफेंस फोर्स का आइडिया पुराना है। मोदी ने बिल्कुल नए थॉट से इसकी नई पैकेजिंग की है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सिविल डिफेंस का नेटवर्क खड़ा किया गया, जिसे बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जोड़ दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सिविल डिफेंस नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया था। अभी यह पूरा स्ट्रक्चर ठीक तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मोदी इसे वाइब्रेंट नेटवर्क में बदलना चाहते हैं। होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर सिविल डिफेंस के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। अभी देश भर में 5,38,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। देश भर में 14,11,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाने का टारगेट है। अगले 7 साल में देश भर में 1 करोड़ सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाए जाएंगे।
देश के सभी जिलों में सिविल डिफेंस का मजबूत नेटवर्क बनाया जाएगा। यहां यह बताना जरूरी है कि सिविल डिफेंस कोई पुलिस फोर्स नहीं, ये होमगार्ड जैसी फोर्स भी नहीं। सिविल डिफेंस उनसे अलग है जिनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, बल्कि जब जरूरत हो तब इनको रोजाना के हिसाब से ड्यूटी और ट्रेनिंग भत्ता दिया जाता है। हर राज्य में सिविल डिफेंस का एक नेटवर्क होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में होता है। उसकी कोई वर्दी नहीं होती, बस रोल डिफाइन होता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी सिविल डिफेंस का नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें आपका कैडर भर्ती कर लिया गया तो उसे भंग करना पड़ा। ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनाकर उनको पैसे बांटे। दिल्ली में रोजाना 732 रुपए, राजस्थान में रोजाना 590 रुपए, पश्चिम बंगाल में रोजाना 565 रुपए, हरियाणा में रोजाना 532 रुपए, बिहार में रोजाना 400 रुपए, कर्नाटक में रोजाना 300 रुपए, झारखंड में रोजाना 250 रुपए और महाराष्ट्र में रोजाना 200 रुपए का पेमेंट सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को मिलता है। नरेंद्र मोदी इस पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग करने वाले हैं। इसी ओवरहॉलिंग से मोदी का दूसरा प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी का दूसरा प्रोजेक्ट है दिमागी नक्सल का परमानेंट इलाज। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। जंगल वाले नक्सल खत्म हो गए, अर्बन नक्सल का इलाज कर दिया गया। अब दिमागी नक्सल का फ्यूज डिफ्यूज करना है। लाल किले से प्रधानमंत्री की वार्निंग पर गौर कीजिए। कोई और मुल्क बचाने नहीं आएगा, अपने दम पर ही देश को आगे बढ़ाना है। अपने घर में ही सब बनाना होगा, अपनी ही बुद्धि चलानी होगी। मोदी जेनजी को दिमागी नक्सल के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। मोदी जेनजी को बर्बाद होने नहीं देंगे। मोदी युवा पीढ़ी को संभाल कर रखेंगे। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का गिफ्ट, 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग और युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा। जेनजी के लिए मोदी ने ये 3 हेडलाइंस दी है। यूथ की तरफ मोदी ने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री अब जेनजी का हाथ पकड़कर चलेंगे। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बढ़ता हुआ सेक्टर है। 2024 में 89% नए स्टार्टअप एआई पावर्ड थे। 2027 तक एआई मार्केट 25 से 35% की दर से बढ़ने का अनुमान है। एआई में चाइना के ग्रोथ को कैच करने के लिए भारत को लाखों की संख्या में एआई टैलेंट पूल की जरूरत है। 2027 तक भारत को 1.25 मिलियन यानी 12.5 लाख एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। मोदी ने बहुत आगे की सोची है। 1 साल में 1 करोड़ युवाओं की एआई ट्रेनिंग देकर
मोदी इस रेस में भारत को आगे ले जाना चाहते हैं ताकि दुनिया में एआई जानने वाले सबसे बड़ी युवा फौज भारत में तैयार हो जाए। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट याद कीजिए। पेपर लीक तो बहाना था, यूथ की रियल परेशानी जॉब्स की है। यह हकीकत है कि भारत के पढ़े लिखे डिग्रीधारी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल पा रही। ऊपर से कोचिंग करने में उनके लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। भारत की कोचिंग इंडस्ट्री में 7 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कोचिंग भारत में 58,000 करोड़ का कारोबार है। 2030 तक ये 1.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। कोचिंग इंडस्ट्री का सीधा रिश्ता पेपर लीक से है। फ्री कोचिंग का मतलब होगा कोचिंग इंडस्ट्री कंट्रोल, फीस कंट्रोल, साथ में पेपर लीक पर भी कंट्रोल। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। देश में कोचिंग करने वाले 7 करोड़ जेनजी यूथ का वॉल्यूम सोचिए। उनके परिवार और औसत 4 सदस्य भी माने तो 28 करोड़ का नंबर नोट कर लीजिए। कोचिंग के पैसे बचेंगे तो पूरे परिवार के काम आएंगे। यूथ को नौकरी मिलेगी तो पूरा परिवार मोदी का मुरीद होगा। मोदी ने सेफ गेम का कैलकुलेशन किया है। जेनजी के लिए जॉब बढ़े, इसके लिए मोदी इकोनॉमी को रॉकेट इंजन लगाने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर की 500 सबसे बड़ी कंपनियां फॉर्च्यून 500 कहलाती हैं। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में अमेरिका की सबसे ज्यादा 141 कंपनियां हैं। चीन की 116 कंपनियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। जापान की 40 कंपनियां, जर्मनी की 28 कंपनियां, फ्रांस की 24 कंपनियां और ब्रिटेन की 21 कंपनियां हैं। भारत की केवल 10 कंपनियां ही फॉर्च्यून 500 में हैं। फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं। आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। जेनजी के साथ मोदी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मोदी के विरोधी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये समझना है कि रांची के अस्पताल में देवेंद्र महतो का ये वीडियो देख लीजिए। 2 सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो को आज हाथ में तिरंगा झंडा भी उठाने नहीं दिया गया। हेमंत सोरेन की पुलिस ने महतो के हाथ से झंडा छीन लिया। अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे अरेस्ट किया जाए ना भाई, हमको जेल भेजा जाए। और अगर अपराधी नहीं हूँ तो हमको क्यों, किस आधार पे, किस राइट के तहत हमको रोका जा रहा है, ये हमको कानून बताए। ये लोग संविधान के कौन से धारा के तहत हमको रोका गया। आज मैं सबको FIR करूंगा। जो भी हमको आज रोक रहे हैं सारे लोग को मैं FIR करूंगा। अब बात एम की। एम यानी महिला वोटर, आधी आबादी, 50% वॉल्यूम।
17 अप्रैल को संसद में मोदी का महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल गिराया गया। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में वोट पड़े और 4 मई को नतीजे आए तो ममता बनर्जी की सरकार उखड़ गई। आज बंगाल में बीजेपी की सरकार है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय महिला वोटर्स को जाता है। बंगाल की जो महिला वोटर्स पहले ममता बनर्जी के साथ थी, अब वो बीजेपी के साथ हैं। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने सियासी विरोधियों को एक बार फिर वार्न किया। महिला आरक्षण का विरोध करने वालों की खैर नहीं, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। महिला आरक्षण का विरोध छोड़ दो। 29 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलने दो, नहीं तो महिलाएं माफ नहीं करेंगी। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। 3 साल पहले 15 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी का ऐलान किया था। 3 साल में मोदी सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया। अब मोदी ने 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनाने का टारगेट सेट कर दिया है। कुल मिलाकर 29 के चुनाव तक मोदी 6 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट बनाकर चल रहे हैं। विरोधी बार बार सवाल उठाते हैं कि मोदी क्यों जीत जाते हैं। 24 के बाद जितने भी चुनाव हुए हर बार मोदी ही जीते, विरोधी एक राज्य भी नहीं जीत पाए। मोदी के सियासी शत्रु आज तक नहीं समझ पाए कि वो हार क्यों जाते हैं। जब तिरंगे के नीचे वंदे मातरम का सम्मान नहीं होगा तो जीत भूल जाइए। जो राष्ट्रगीत का अपमान करेगा वो कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके भले ही बचने का कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन उनको पब्लिक का वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस के 15 अगस्त वाले प्रोग्राम में यही हुआ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बीच में रोकने का इशारा हुआ। वो तो गनीमत रही कि वंदे मातरम को रोका नहीं गया, नहीं तो बात एफआईआर और जेल तक पहुंच जाती। कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे। 29 का चुनाव अभी दूर है। देश में पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को अभी से चेताने लगे हैं। बहुत कम दिन बचे हैं, अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हम तो बोलना। दरअसल 3 दिन पहले अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मिलने रामपुर जेल पहुंच गए, तो बाहर निकलकर सपा सरकार बनने पर आजम को यूपी का होम मिनिस्टर बनाने का वादा कराए। अखिलेश यादव के लिए ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट बात हो गई, इसीलिए उन्होंने पर्चा और चर्चा का आदेश निकाल दिया। अखिलेश की स्क्रिप्ट में अभी सिर्फ राम मंदिर है। कि कौन ले गया चंदा, सोचिए चंदा पार हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि भगवान पे चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी हो जाए? बताइए इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? अगर ये महापाप किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं जिन्होंने ये महापाप किया है।
नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। मोदी ने यही मुद्दा अभी योगी आदित्यनाथ के लिए छोड़ा है। योगी भी तैयार हैं। अगर यूपी में चुनाव राम मंदिर पर ही हो जाए तो योगी उसके लिए भी रेडी हैं। आज सुबह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरा पाकिस्तान दिल्ली के लाल किले की तरफ देख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अब क्या करने वाले हैं, पाकिस्तान को इसमें बड़ी दिलचस्पी रहती है। पिछले 79 साल से, यूं कहें कि जिन्ना के दौर से लेकर अब तक, पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी सेना यही साबित करने में लगी रहती है कि हिंदुस्तान से अलग होकर उन्होंने सही किया। लेकिन अब पाकिस्तान की यह हालत हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहता। पाकिस्तान में यही कहा जाता है, अगर हिंदुस्तान से अलग नहीं होते तो आज चैन से जी रहे होते। दो पीढ़ियां गुजर गईं, दो बार नक्शे बदल गए, 79 साल बीत गए, तख्ता पलट पर तख्ता पलट हो गया। लेकिन पाकिस्तान को आज भी समझ नहीं, आखिर हिंदुस्तान से अलग होकर उनको क्या मिला। वैसे तो साल भर पाकिस्तान को बंटवारे का फैसला सजा देता है, लेकिन अगस्त के महीने में पाकिस्तानी जिन्ना को जरूर याद करते हैं और यही पूछते हैं, जब देश चला नहीं सकते थे तो पाकिस्तान बनाया ही क्यों। पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है, जनता को अब पाकिस्तानी होने पर कोई गर्व नहीं होता, पाकिस्तान बनने की कोई खुशी नहीं होती। 14 अगस्त को भी पाकिस्तानी झंडे खरीदने कोई नहीं आता। आज भी पाकिस्तान अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है। पाकिस्तान आज भी बंटवारे को साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में पाकिस्तान और बर्बाद होता जा रहा है। आसिम मुनीर हिंदुस्तान का डर दिखाता है। पाकिस्तानी मौलाना हिंदुओं के साथ रहने के खिलाफ है। लेकिन अगर आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछेंगे कि वो क्या चाहता है तो उसका जवाब हिंदुस्तान ही होगा। हम तो यही बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए। हम तो आज भी यही चाहते हैं। बीच में शैतान इतने बैठे हुए हैं, ये कर दो, वो कर दो, वो कर। कोई एक ऐसी चीज बता दें जो आपको इंडिया की अच्छी लगती है, चाहे वो कल्चर में उनका ड्रेस हो, उनका फूड हो, उनकी प्लेसेस हो, या कोई और चीज जो आपको इंडिया की पसंद हो। इंडिया की क्या चीजें, बस दिल में अभी उन लोगों के लिए प्यार है, वो ऐसे ही हैं जैसे हम जैसे लोग हैं। उनके पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ तो मुझे उनके पंजाबी बहुत पसंद है। तो वो ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई मतलब कल्चर, अपने जैसे ही लोग हैं और उनसे वैसे ही दिल में मोहब्बत है, प्यार है उनके लिए। पाकिस्तान का नक्शा और उसकी नीयत कब बदल जाए ये खुद पाकिस्तानी नहीं जानते। सुबह पाकिस्तान जो कहता है उसका खंडन शाम होते होते कर देता है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे कंफ्यूज देश है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान का ये कंफ्यूजन अभी से शुरू हुआ है, बल्कि पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना भी इतने ही कंफ्यूज थे। जिन्ना एक दिन कहते थे पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, दूसरे दिन कहते पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। नतीजा ये हुआ पाकिस्तान की आज की जेंजी को इतिहास और पहचान कुछ भी नहीं पता है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जिसको आजादी के लिए गुलामी मिली। पाकिस्तान जिसको आजादी समझ रहा है, दरअसल वो अंग्रेजों का राज करने का नया तरीका था। और सबसे मजे की बात, पाकिस्तान आज भी ये बात नहीं समझ पाया, और जो समझ गया उसको सच बताना मना है। 1947 से पाकिस्तान पश्चिमी दुनिया की अलग अलग तरीके से गुलामी कर रहा है। आज भी पाकिस्तान दूसरे देशों के पीछे भाग रहा है। पाकिस्तानियों के हाथों में पाकिस्तान नाम के मुल्क का झंडा जरूर पकड़वा दिया गया, लेकिन आजादी नहीं मिली। 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में आ गया और तब से पाकिस्तान के टूटने की कहानी शुरू हो गई। बांग्लादेश के बाद अब पीओके आजाद होने के लिए खून बहा रहा है। पाकिस्तानी सेना से आजादी मांग रहा है। पाकिस्तान जितना अपने दुख से दुखी है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान की तरक्की देखकर परेशान है। पिछले 79 साल में पाकिस्तान अपनी बर्बादी और हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत देख रहा है। भारत में जब भी इकोनॉमी पर कोई बड़ा बदलाव होता है, जब भी कोई बड़ा निवेश होता है, पाकिस्तान वापस 1947 में पहुंच जाता है और यही कहता है, जिन्ना की जिद ने पाकिस्तानियों को गरीब और गुलाम बना दिया। हिंदुस्तान के साथ होते तो माला माल होते। आज की दुनिया में पैसा ही पावर है। जिसके पास मनी है, दुनिया उसी की सुनती है। और इस दौर में पाकिस्तान एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा उधार लेने का। पाकिस्तान का कर्जा $1 ट्रिलियन पार कर चुका है। पाकिस्तान एक देश नहीं, सजा है जो 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, और इस सजा की वजह सिर्फ जिन्ना है।
मिड अगस्त में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही हो रही है, तो मैदानी इलाकों में आसमान से बरसती आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नदियों में उफान से कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो उड़ीसा के सैकड़ों गांव में भीषण बाढ़ से हाहाकार मचा है। उत्तराखंड से अरुणाचल तक मौसम कैसे कहर बरपा रहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में उफनते नालों के बीच बाल बाल बची महिला की जान। धर्मशाला में सड़क पर आए सैलाब में खिलौने की तरह बह गई स्कूटी। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने और मड स्लाइड से भारी तबाही। सिक्किम में भारी बारिश से लगातार दरक रहे पहाड़, लोगों की उड़ी नींद। अरुणाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से जान माल की तबाही। मणिपुर में दरकते पहाड़ की चपेट में आने से बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। ओडिशा में भीषण बाढ़ की चपेट में आने से दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। अगस्त में सेकेंड फेज के दौरान मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून जमकर बरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने और अचानक आने वाली बाढ़ से भारी तबाही हो रही है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों के दरकने से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए, तो पूरब के कोस्टल राज्य ओडिशा में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से गांव के गांव डूब गए। ये डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के मुनस्यारी की हैं। बादल फटने से ला झेकला नाले में अचानक तेज सैलाब आ गया। पहाड़ी से मलबे के साथ बड़े बड़े बोल्डर बहकर नीचे आ गए और इसकी चपेट में जो कुछ भी आया उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सबसे ज्यादा तबाही ला झेकला नाले के रास्ते में आने वाली सड़कों पर पड़ी। फ्लैश फ्लड ने सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बहा ले गया। सड़कों के बह जाने के बाद अब लोग जान जोखिम में डालकर उसे नाले को पार करने को मजबूर है। उफनते नाले को पार करने के दौरान अगर एक छोटी सी भी चूक हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। थल मुनस्यारी रोड बंद होने से मुनस्यारी के दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया है। यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल के लिए येलो अलर्ट है।
काफ़ी सारे जनपद हैं जहाँ पे अगले 4-5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी दिया है, जहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस है और वर्षा के तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर, अति तीव्र से लेकर अत्यंत तीव्र दौर होने के भी चांसेस बने हुए हैं। 18 तारीख तो बाकी जनपदों में येलो अलर्ट है और जहाँ पे कुछ स्थान है जहाँ पे भारी बारिश की भी चेतावनी है और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। धर्मशाला में तो महज कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर तेज सैलाब बहने लगा। स्कूटी बहने की एक खौफनाक तस्वीरें धर्मशाला के मैक्लोडगंज की हैं। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें उफनते नालों में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि खड़ी हुई स्कूटी खिलौने की तरह बह गई और आगे जाकर एक खड़ी कार से टकरा गई। पानी की तेज धार के बीच स्कूटी सवार महिला फंस गई, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया। बीते एक महीने में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू शिमला के ऊपरी इलाकों में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। कांगड़ा के बोह वैली में बादल फटने और अचानक आए सैलाब से कई मकान डैमेज हो गए। तो लाहौल स्पीति में बादल फटने और स्थानीय नालों में उफान से कई पुल और सड़कें बह गई। कुल्लू के निरमंड और मड़ियों में ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक सैलाब और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई। हिमाचल में बारिश और पहाड़ से गिर रहे मलबों से सैकड़ों सड़कें बंद है। गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। हिमाचलपुर के बिलासपुर सोलन बॉर्डर के पास लैंडस्लाइड से 114 सड़कें बंद है। 30 जून से बारिश से जुड़े हादसों में 78 लोगों की जान जा चुकी है। पहाड़ के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मानसून जमकर बरस रहा है। मूसलाधार बारिश से यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर में जमकर बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में सबसे बुरा हाल ओडिशा का है। बाढ़ की तबाही का यह मंजर ओडिशा के जाजपुर का है। इस मानसून सीजन में चौथी बार यहां भीषण बाढ़ आई है। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों के घर, मकान डूब गए हैं। बाढ़ की मार से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आने जाने के लिए लोगों के पास बोट का ही एक जरिया बचा है। भारी बारिश के चलते बैतरणी और कानी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे जिले के सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। बाढ़ से जाजपुर और दशरथपुर ब्लॉक के निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ओडिशा में भारी मानसूनी बारिश और नदियों में उफान से कम 6 जिले बाढ़ की गंभीर चपेट में हैं। ओडिशा के बालेश्वर, जाजपुर और मयूरभंज में बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरे हालात बन गए, जबकि भद्रक, सुंदरगढ़ और क्योंझर में नदियों का वाटर लेवल बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हैं। ओडिशा के 429 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 41,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लाइव रेस्क्यू की ये तस्वीरें ओडिशा के मयूरभंज की हैं। बाढ़ के पानी के बीच एक पिकअप फंस गई। पिकअप वैन पर ड्राइवर और हेल्पर है। अगर वक्त पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना मयूरभंज के राजगोविंदपुर इलाके के सन्नई पुल की है। एक पिकअप ड्राइवर और हेल्पर को बाढ़ के बीच पुल पार करना उस वक्त भारी पड़ गया जब बाढ़ के बीच तेज बहाव में पिकअप बह गई और पुल के नीचे गिर गई। हादसे के बाद ड्राइवर और हेल्पर बाढ़ के बीच पानी में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों की जान पर भारी पड़ सकता था। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तेज पानी और मुश्किल हालात के कारण दोनों का रेस्क्यू आसान नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बोट की मदद से ड्राइवर और हेल्पर को सुरक्षित बाहर निकाला। मयूरभंज के इस पुल पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है, जिसकी वजह से यहां से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है।
सड़कों पर भारी जल भराव है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, बेडरूम में पानी है, किचन में पानी भर गया है। कई घरों में बिस्तर, राशन और गैस सिलेंडर तक पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी भरा हुआ है। बदहाली का मंजर राजस्थान के धौलपुर का है। महज कुछ घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। धौलपुर के शिवनगर कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पूरी कॉलोनी में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के पानी के साथ ब्लॉक पड़े सीवर और नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में अचानक आई बाढ़ ने सेना की 2 टेम्परेरी शेल्टर बहा दिए। हादसे में 7 जवान बह गए, जिनमें 2 को बचा लिया गया। 5 जवान अभी लापता हैं। वहीं अपर सुबनसिरी जिले में रोड बनाने के दौरान लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई। अरुणाचल के बाद सिक्किम में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरकते पहाड़ की ये डरावनी तस्वीरें पश्चिम सिक्किम के ग्यालशिंग की है। रिम्बी तिम्ब्रोंग इलाके में बड़े लैंडस्लाइड के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पहाड़ी के नीचे बसे ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद चल रही है। रिम्बी और सिंगलिटाम गांवों में लैंडस्लाइड के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। अगर समय रहते लोगों को यहां से नहीं हटाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।